हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द चेंजेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड के बारे में हमें अपने सिलेबस में कई चैप्टर से पढ़ना है। मेन तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना ही है, यानी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि हमारा क्लास 11th में चैप्टर है, वहाँ से पढ़ना ही है। साथ ही साथ क्लास 11th का एक और चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है, वहाँ पे भी हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है। देन क्लास 12th में जेनेटिक्स में हमें पढ़ना है कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप को कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या चांसेस होते हैं कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। सब क्लास 12 में किस सिलेबस में पढ़ना है। देन क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में ब्लड के बारे में और पढ़ना है कि क्या क्या उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में या आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम ये देखेंगे कि ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्लास 11 क्लास 12 दोनों सिलेबस को मिला के जितने भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग ब्लड। अगर हमें ब्लड को डिफाइन करना हो कि ये क्या है, तो बिल्कुल हमें पता है पहले से कि ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, बट कनेक्टिव टिश्यू तो हमारा बोन भी है। ब्लड को अगर एग्जैक्टली डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं ये एक तरह का वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह का वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड हमारा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू तो हमारा बोन भी है। ब्लड और लिम्फ हमारे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू वाले कैटेगरी में आते हैं। देन ब्लड को एक और चीज़ बोला जाता है ब्लड के बारे में कि ये हमारा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों? पहला रीज़न तो इसका ये है कि ब्लड के सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। ब्लड के सेल्स, ब्लड में हमें पता है कि सेल्स डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या सेल्स हैं? ये सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। सुना होगा आप लोगों ने पहले भी कि आरबीसी का क्या होता है। आरबीसी का तो लाइफ स्पैन होता है जिसे बोलते हैं 120 डेज। तो आरबीसी ऐसा नहीं कि वो खुद से डिवाइड करता है। आरबीसी एक बार फॉर्म होता है, आफ्टर 120 डेज वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लिन में। इसका मतलब आरबीसी कभी भी डिवाइड नहीं करता है। इसी तरह ब्लड के किसी भी सेल्स में डिवीजन नहीं होता है। यही पहला रीज़न है कि ब्लड को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखना हमें इस बात को कि ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। रीज़न क्या बताया मैंने? रीज़न बताया कि ब्लड के सेल्स कभी भी डिवीजन नहीं शो करते हैं। ब्लड सेल्स कैन नॉट डिवाइड। देन सेकेंड रीज़न क्या है? ब्लड के मैट्रिक्स में, यानी ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है, वहाँ पे फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। इनफैक्ट बाकी सभी कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, वो फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, एक्सेप्ट ब्लड। एनसीईआरटी की लाइन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइन है ये कि सभी तरह के कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, फाइबर्स सिक्रीट करते हैं एक्सेप्ट ब्लड। ये हमारा सेकेंड रीज़न है क्या, कि ब्लड को हम लोग फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं। तो their matrix do not have fibers. Second reason is their matrix do not have fiber. दो रीज़न देखा, पहले ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, उनके मैट्रिक्स में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, ब्लड का कोई भी पार्ट ब्लड के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। क्या बोला मैंने? ब्लड का कोई भी पार्ट ब्लड के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, वो सिंथेसाइज होता है लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, नो पार्ट ऑफ ब्लड इज सिंथेसाइज्ड इन ब्लड। नो पार्ट ऑफ ब्लड इज सिंथेसाइज्ड इन ब्लड। लास्ट पॉइंट क्या था कि ब्लड के जो मैट्रिक्स होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, वो हमारा सिंथेसाइज होता है लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन में। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज सिंथेसाइज इन लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स।
क्या क्या चीज़ें देखी हमने अभी तक कि ब्लड और लिम्फ हमारे कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे आते हैं वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में। देन ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? फर्स्ट रीज़न, ब्लड के सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स डिवीजन शो नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था देयर मैट्रिक्स डू नॉट हैव फाइबर, यानी कि ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज, all the cells of connective tissue secrete fiber except blood। एनसीईआरटी की लाइन थी। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड क्या है? नो पार्ट ऑफ ब्लड इज सिंथेसाइज्ड इन ब्लड बिकॉज द मैट्रिक्स इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये तो हो गया, इसको हम लोग फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड की ज़रूरत क्या है हमें, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्लड। तो अगर हमें पता होगा पहले से कि हमारे किसी भी सेल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारे किसी भी सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ब्रीदिंग वाले चैप्टर में हमने देखा क्या कि हम ऑक्सीजन अपने सेल्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी हम अपने सेल्स से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। सेल्स और यानी सेल्स एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन को नहीं ले सकते हैं। होता क्या है प्रोसेस, ऑक्सीजन हमने क्या किया, इनहेल किया, यानी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स से हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड ही ये ऑक्सीजन लेके कहाँ जाता है, हमारे सेल्स तक जाता है। फिर इस ऑक्सीजन को सेल्स यूटिलाइज करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फिर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे सेल्स, तो वहाँ पर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी फॉर्म होंगे। तो ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम था ऑक्सीजन को क्या हमारे लंग्स से लेके हर सेल्स तक पहुँचाना वेसल्स के थ्रू। देन सेल्स में जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, उन चीज़ों को क्या वापस से एक्सक्रीट करना। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्लड, पहला काम क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाना। दूसरा काम क्या है, जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे उनका रिमूवल। तो दो चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड O2 टू सेल्स, टू प्रोवाइड oxygen to cells, and second one is to remove harmful substances। to remove harmful substances। आगे देखेंगे हम लोग ब्लड के बारे में और कुछ चीज़ें कि स्टडी ऑफ ब्लड, पहले से पता है हमें ब्लड, कोई भी वर्ड में अगर लास्ट में लॉजी है तो वो क्या होता है, स्टडी ऑफ समथिंग। देन ब्लड की स्टडी है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। देन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, पोइसिस यानी किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हीमोपोइसिस। हिम वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब वो क्या है, ब्लड से रिलेटेड ही समथिंग है। स्टडी ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। देन पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का हमारे पीएच क्या होता है, ब्लड का पीएच होता है 7.4, अप्रॉक्सीमेटली कितना, 7.4। अब 7.4 है तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा, बिल्कुल ये क्या होगा, स्लाइटली एल्कलाइन। ब्लड का पीएच 7.4 है यानी स्लाइटली एल्कलाइन है। एल्कलाइन क्यों है, यानी कि ये एल्कलाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, जैसे बताया हमें Na+, Ca2+, K+, ये सब क्या है, आयंस पाए जाते हैं ब्लड में। ये रीज़न है हमारे ब्लड का स्लाइटली एल्कलाइन होने का। और भी कुछ चीज़ें आती हैं कि ब्लड का कलर क्या है, रेड कलर है, ऑब्वियसली है। ब्लड का वॉल्यूम क्या है, मेल्स में 5 to 6 लीटर, फीमेल्स में 4 to 5 लीटर। वो एग्ज़ाम पॉइंट से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में पीएच पूछा जा सकता है। फॉर्मेशन और स्टडी बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये ऑप्शन से हम लोग देख के तब भी कर सकते हैं कि हिम वर्ड लगा हुआ है तो ब्लड से रिलेटेड होगा। पोइसिस यानी किसी चीज़ की फॉर्मेशन, स्टडी यानी किसी चीज़ का, लॉजी यानी किसी चीज़ का स्टडी। देन आगे हमें क्या देखना है, एनसीईआरटी में जो भी चीज़ दिया हुआ है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी वाले सिस्टम वाले चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में दिया गया है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ब्लड्स में दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड।
लिक्विड पार्ट में हमारा क्या आएगा, ब्लड का मैट्रिक्स आएगा। सॉलिड पार्ट में क्या आएगा, ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि ब्लड सेल्स। लिक्विड पार्ट में क्या है हमारा, ब्लड का मैट्रिक्स। सॉलिड पार्ट में क्या है, ब्लड कॉर्पसल्स यानी ब्लड सेल्स। नामों में पता है ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये क्या हो गया हमारे ब्लड सेल्स। मैट्रिक्स में हमारा क्या पाया जाएगा, ब्लड के मैट्रिक्स में हमारा पाया जाएगा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। आजकल प्लाज्मा नाम काफ़ी सुना होगा आपने, कोविड टाइम में प्लाज्मा डोनेशन। आगे चीज़ें ये देखेंगे कि प्लाज्मा क्यों डोनेट किया जाता है, क्या रीज़न है प्लाज्मा डोनेट करने का, आगे देखेंगे हम लोग। तो मैट्रिक्स पार्ट में क्या है हमारा, ब्लड प्लाज्मा, जो कि हमारा लगभग 55% क्या है, ब्लड का कंपोजिशन है। बाकी 45% क्या है हमारा, ब्लड सेल्स। यानी कि हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर ब्लड में से सभी ब्लड सेल्स को रिमूव कर दिया जाए तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा। ब्लड में से ब्लड माइनस ऑल द ब्लड सेल्स, क्या बचेगा हमारे पास, प्लाज्मा बचेगा। अब हमें क्या पढ़ना है, प्लाज्मा के बारे में डिटेल में देखना है कि प्लाज्मा आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। एनसीईआरटी में वो चीज़ें दी गई है कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या होता है। तो प्लाज्मा को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर इसको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं प्लाज्मा को, प्लाज्मा में भी इसका वाटर पार्ट और सॉलिड पार्ट होता है। वाटर पार्ट जो कि कंपोजिशन होता है 90 to 92%, बचा हुआ क्या होगा, लगभग 8% या 6% क्या होगा, उसका सॉलिड पार्ट होगा। सॉलिड पार्ट में भी क्या मिला जाएगा हमें, सॉलिड पार्ट में हमें मिलेगा कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि लिक्विड में हमारा क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर एनसीईआरटी में दिया गया है कि स्ट्रॉ कलर या पेल येलो कलर्ड। पेल येलो कलर, रीज़न क्या होता है स्ट्रॉ या पेल येलो कलर का, बिलिरुबिन की वजह से ये स्ट्रॉ या पेल येलो कलर शो होता है प्लाज्मा का। देन प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है हमारा वाटर होता है। बचा हुआ प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट में क्या होगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, यानी सॉलिड ब्लड के प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हमें डिटेल में जानना है। इनऑर्गेनिक बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। क्या है, इनऑर्गेनिक में हमारे आयंस पाए जाते हैं। थोड़े पहले बताया मैंने कौन कौन से आयंस, Na+, K+, Cl-, ये सब क्या है, आयंस पाए जाते हैं ब्लड के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। देन सॉल्ट पाए जाते हैं। सॉल्ट्स क्या है, NaCl, KCl। लास्टली गैसेस पाए जाते हैं। ये भी हमारे किस पार्ट में आएंगे, ब्लड के सॉलिड पार्ट के इनऑर्गेनिक में आएंगे। गैसेस क्या, O2, CO2, ये सब कंपोजिशन हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा ब्लड के लिक्विड वाले पार्ट में यानी कि प्लाज्मा में, प्लाज्मा के सॉलिड वाले पार्ट में यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्ज़ाम में ये सब पूछने का उतने चांसेस नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा, उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो आगे हम लोग देखेंगे ब्लड प्लाज्मा का ऑर्गेनिक कंपोजिशन क्या है। इनऑर्गेनिक हमने देख लिया क्या क्या था। इनऑर्गेनिक में सॉल्ट था, गैसेस थे, आयंस थे। आयंस में Na+, Ca+, HCO3-, Cl-, सॉल्ट में क्या था, NaCl, KCl। गैसेस O2, CO2। ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपोजिशन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लड में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन के बारे में बहुत डिटेल में अभी आगे हमें पढ़ना है। उससे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोटीन को देखेंगे। प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में पाया जाता है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। ये सब भी कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्या, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स।
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। देन और क्या पाया जाता है, वेस्ट मटेरियल भी पाए जाते हैं। वेस्ट मटेरियल भी पाए जाते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। साथ ही साथ एक और थियोलॉजिकल चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें पता है कि जब भी हमें कोई चोट लगती है, कोई वुंड होता है, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉटिंग होने स्टार्ट हो जाती है। यानी थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। वहाँ पे एक ब्लैक कलर का या ब्राउन ब्लैक कलर का क्या है, एक स्कम फॉर्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो गया है। इसका मतलब ब्लड के अंदर क्या है, क्लॉटिंग टेंडेंसी है, वो क्या कर सकता है, वुंड को क्लॉट कर देता है। बट एक क्वेश्चन है कि ब्लड जब वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, जब वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्यों नहीं ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। क्या क्वेश्चन है मेरा कि ब्लड सिर्फ और सिर्फ वुंड होने के बाद ही क्यों क्लॉट होता है, जब ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है तब वहाँ पे क्यों नहीं क्लॉट हो जा रहा है। तो उसका रीज़न है कि ब्लड के अंदर एक एंटी कोगुलेंट पाया जाता है। कोगुलेशन यानी ब्लड का रुक जाना, एंटी कोगुलेशन यानी ब्लड को रुकने से रोक देना। तो ब्लड के अंदर एक एंटी कोगुलेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हेपेरिन। क्या है ये, एंटी कोगुलेंट। कौन सा, हेपेरिन। ये क्या करता है, ब्लड को वेसल्स के अंदर कोगुलेट होने से रोकता है। और क्या पाया जाता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में वहाँ पाया जाता है हार्मोन्स। हार्मोन्स पता है हमें कौन सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो भी हमारे कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा में मिलेंगे। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी गई हैं। एनसीईआरटी को इनको कैटेगराइज नहीं किया गया अलग अलग, यानी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, इन कैटेगरी में इनको कैटेगराइज नहीं किया गया, सिर्फ पैरा के फॉर्म में दे दिया गया। पेज नंबर 279 पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया, इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से कैटेगराइज करके यहाँ पे लिखा है, ताकि चार्ट के फॉर्म में रहेगा तो ईजिली हमें समझ में आएगा ये चीज़ें। देन नेक्स्ट जो हमारा मेजर पोर्शन है ब्लड का, मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, यानी प्लाज्मा का मैक्सिमम कंपोजिशन क्या होता है, प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन में सबसे पहला प्रोटीन है, एनसीईआरटी में दिया गया एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। कौन कौन से दो प्रोटीन्स का नाम दिया गया है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। देन आगे दिया गया है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन से पहले एक और चीज़ मैं बताऊंगा, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। ये क्या है, ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन क्या कराता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। ब्लड क्लॉटिंग पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है हमारा, क्या क्या एंजाइम्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या आयंस वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग हम अलग से पढ़ेंगे, यानी प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन के बारे में अलग से पढ़ेंगे हम लोग एक दूसरे वीडियो में। यहाँ पे हमें क्या देखना है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। देन एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में कि ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म वेयर एज एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन हेल्प करता है हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में। ऑस्मोटिक बैलेंस यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हमारे कौन हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा यानी ब्लड प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पाया जाना प्रोटीन भी कौन सा है, एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। ऑस्मोसिस पता होगा क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ क्लास 11 में, डेफिनेशन अभी मैंने बोली, क्या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है यहाँ पे, कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पे, लो कंसंट्रेशन में, ताकि क्या हो सके, सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन रहे। इसमें हेल्प कौन कराता है, एल्ब्यूमिन। देन सेकेंड प्रोटीन है हमारा ग्लोबुलिन। ये किस में हेल्प कराता है, ये हमारा कराता है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हमें। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो क्या होता है, सब के सब ग्लोबुलिन्स वाली कैटेगरी में ही आएंगे। तो ग्लोबुलिन क्या कराता है हमारा,
destroy bacteria, viruses. It destroy bacteria and viruses, यानी ये क्या कराता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ग्लोबुलिन सिंथेसाइज होता है लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ग्लोबुलिन सिंथेसाइज कहाँ होता है? लिवर्स और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। एल्ब्यूमिन हमारा सिंथेसाइज होता है लिवर में, सिर्फ और सिर्फ लिवर में। इनफैक्ट एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो हमारा 2:1 का होता है, यानी कि एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है, ग्लोबुलिन कम होता है। 2:1 का रेशियो इनमें मेंटेन रहता है। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहता है, साथ ही साथ कहाँ प्रोड्यूस है? लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। देन हमारे बॉडी में पाए जाने वाले ग्लोबुलिन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अल्फा ग्लोबुलिन, सेकंड बीटा ग्लोबुलिन एंड थर्ड वन इज गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन, यही गामा ग्लोबुलिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? यही हमारा होता है एंटीबॉडीज़ में के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो कौन से ग्लोबुलिन होते हैं? वो होते हैं हमारे गामा ग्लोबुलिन्स। बाकी दोनों कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? अल्फ़ा लिवर में होता है, बीटा लिवर में होता है। गामा ग्लोबुलिन कहाँ होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। गामा ग्लोबुलिन कहाँ होता है? हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। इसी गामा ग्लोबुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। इन्हीं गामा ग्लोबुलिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हम लोग एनसीईआरटी के बाहर कहीं जाने हैं, यानी कि एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हम लोग यहाँ पे। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? एनसीईआरटी में दी गई हैं। इनफैक्ट कहाँ दी गई है? क्लास 12th के चैप्टर में दी गई हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में ये चीज़ें दी गई हैं। बट हम लोग ओवरऑल ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो इन चीज़ों को हम यहीं पे पढ़ ले रहे हैं। तो गामा ग्लोबुलिन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? गामा ग्लोबुलिन 5 टाइप्स के होते हैं। रिप्रेजेंट इसे ऐसे करते हैं, IG फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। देन कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं? 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं बेसिकली। IgA, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? यानी कि ये क्या है? हमारे एंटीबॉडीज़ ही हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। किस कैटेगरी में आते हैं ये? ग्लोबुलिन्स के गामा ग्लोबुलिन्स वाले कैटेगरी में आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़। 5 टाइप के होते हैं। इनका परसेंटेज यानी कि किस अमाउंट में पाए जाते हैं, परसेंटेज का सीक्वेंस भी यही है। सबसे ज़्यादा जी पाया जाता है, देन AMDE। जी क्या है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन है हमारे बॉडी में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, यानी कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये लास्ट वाला आने वाला है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इन चारों के बारे में। 5 में से इन चारों के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली ही आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करता है, यानी कौन सा एंटीबॉडी है जो कि हमें मदर के थ्रू मिलता है अपने, यानी कि मदर के थ्रू फीटस में आता है प्लासेंटा के थ्रू। तो IgG हमारा पहला एंटीबॉडी है। It is the only antibody which can cross placenta. यानी कि मदर के थ्रू किस में आता है? फीटस में। कौन सा? IgG। देन IgA, इसके बारे में पूछा जाता है कि IgA एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? IgA हमें पाया जाता है कोलेस्ट्रम में। क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये चीज़ दिया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक जो हमारा पाइचुरेशन, यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, वहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी मिलती है हमें? IgA। इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम में फॉर्म, कोलेस्ट्रम के थ्रू यानी फर्स्ट मदर मिल्क जो होता है उससे हमें क्या मिलता है? IgA, कोलेस्ट्रम।
देन IgM के बारे में क्वेश्चन आता है कि इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी, यानी हमारे बॉडी में सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी फॉर्म होता है, वो होता है IgM। इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी। डी के बारे में ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है पहले। ई के बारे में यानी IgE के बारे में क्वेश्चन आया होगा। IgE एंटीबॉडी कब रिलीज होता है, IgE एंटीबॉडी कब यूजुअली कब होता है, एलर्जी के टाइम में। एलर्जी के टाइम पे कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है, IgE। एलर्जी यानी कि एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, पॉलन ग्रेन से हो सकती है। तो इन कंडीशन में क्या होता है, कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है, IgE। सबसे यानी कि प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला कैटेगरी था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हमारा, प्रोटीन। प्रोटीन में हमने देखा एल्ब्यूमिन क्या कराता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन क्या कराता है, डिफेंस मैकेनिज्म। ये NCERT की लाइन है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। देन ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। गामा ग्लोबुलिन को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, या हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, गामा ग्लोबुलिन के फॉर्म में होते हैं। देन गामा ग्लोबुलिन 5 टाइप्स के होते हैं, IgG-AMDE। जी के बारे में ये सिर्फ यही एक ऐसा एंटीबॉडी है जो क्या होता है, प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर के थ्रू फीटस में आता है। ए क्या है, कोलेस्ट्रम, मदर मिल्क में फॉर्म पाया जाता है। IgM इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी, यानी हमारे बॉडी में सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा फॉर्म होता है, IgM। देन IgE कब सिक्रीट होता है, एलर्जी के टाइम पे सिक्रीट होता है। देन लास्ट लाइन NCERT में दिया गया है प्लाज्मा के बारे में कि फैक्टर्स ऑफ कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कोगुलेटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन ऑफ फिब्रिनोजन। ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, यानी ब्लड क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। फिर प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। क्या लिखा गया है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। सेरम थेरेपी आजकल सुना भी होगा आप लोगों ने, कोविड में यूज़ होता है सेरम थेरेपी या प्लाज्मा डोनेशन हम बात करते हैं। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है, यानी सेरम क्या है। थोड़े पहले मैंने बताया था कि ब्लड में से क्या कर दे, कॉर्पसल्स रिमूव कर दे तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। यानी ब्लड में से सारे ब्लड सेल्स को RBC WBC प्लेटलेट्स को रिमूव कर दे तो जो बचा हमारे पास वो क्या है, प्लाज्मा। अब लास्ट लाइन में क्या लिखा है NCERT के कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दें, यानी प्लाज्मा में से जो भी चीज़ें क्लॉटिंग में हेल्प कराती हैं उनको रिमूव कर दें तो बचा क्या हमारे पास, सेरम बचा। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारा बचा, ये क्या है, माइनस है, ब्लड माइनस कॉर्पसल्स इज इक्वल टू प्लाज्मा, देन प्लाज्मा माइनस कॉर्पसल्स इज इक्वल टू सेरम। ऐसे करके भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दिस माइनस दिस, ऑप्शन में 4 चीज़ें दी रही होंगी। यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा। फिर आता है कि कोगुलेशन टेंडेंसी, यानी कि सबसे ज़्यादा कोगुलेट किस स्पीड से क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा कोगुलेशन किसका हो सकता है, ब्लड का होगा। ब्लड से कम कोगुलेशन किसका होगा, प्लाज्मा का होगा। फिर सेरम। क्लॉटिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ब्लड की होती है। हमें पता है कि क्लॉट में क्या होता है, फाइबर्स आके रुकते हैं और फाइबर्स में कौन आके स्टॉप होते हैं, वहाँ पे हमारे जो भी डेड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर्स आके रुक जाते हैं ब्लड फाइबर्स में, तो वो हमारा क्या बनता है, क्लॉट। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी क्या हुई, ब्लड में, क्योंकि वहाँ पे फाइबर्स भी प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट है। उससे कम क्लॉटिंग टेंडेंसी किसकी, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में सेल्स तो रिमूव हो गए, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, फाइबर्स बचे, यानी कि फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन बचे। सबसे कम टेंडेंसी क्या है, सेरम, क्योंकि इनफैक्ट सेरम की क्या है, ये इसकी क्लॉटिंग होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स ही एब्सेंट हो जाते हैं प्लाज्मा में से, तो बचा क्या, सेरम। अब सुना होगा आप लोगों ने सेरम थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी। सेरम क्यों डोनेट करते हैं या प्लाज्मा क्यों डोनेट करते हैं हम लोग, क्योंकि प्लाज्मा में हमारा क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। यही एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, पेशेंट को रिकवर कराने में हेल्प करते हैं। सुना है आजकल प्लाज्मा थेरेपी, सेरम थेरेपी,
तो प्लाज्मा थेरेपी या सेरम थेरेपी और वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है? वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हमारा बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और सेरम थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ किससे हम किसी एक ऐसे पेशेंट जो कि रिकवर हो चुका है उस पेशेंट से एंटीबॉडी लेके क्या करते हैं, एक नए पेशेंट यानी कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके अंदर डालते हैं, यानी उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग एंटीबॉडी ट्रांसफ़र कराते हैं। बट वैक्सीनेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी खुद से क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है या सेरम थेरेपी में क्या होता है, हम ये एंटीबॉडीज़ कहाँ से लेके आ रहे हैं, कोई रिकवर्ड पेशेंट जिसके अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है उस पेशेंट से एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं कि इन्फेक्टेड पेशेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, डिटेल में देखेंगे एक एक सेल्स के बारे में, RBC WBC प्लेटलेट्स के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।